कैसे हो आप लोग? आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोई भी कॉमिक्स अपलोड करने से पहले मैं रिसर्च करता हूँ, खुद उसको पढ़ता हूँ, फिर जा कर के उसको अपलोड करता हूँ। इस बार मैंने चुना है मनोचित्र का था काफ़ी पुराना कॉमिक्स तकदीर का खेल, और ये रहा इसका फ्रंट कवर। इसमें जो दिए गए हैं वो कॉमिक्स मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है, मगर जल्दी ही उसे अपलोड कर दूंगा मैं। और विजय कुमार वत्स, पी बांडोकर चित्रांकन लेखक। अभी देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। कंचन प्रदेश के राजा कंचन देव ने अपने पुत्र के नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में एक भव्य सा आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा सम्मिलित हुए। इस समारोह में युवराज का नाम सुंदर देव रखा गया। राजा कंचन देव, पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में हमारी बधाइयाँ स्वीकार कीजिए। तभी कपिल नगर के राजा कपिल वर्मन ने आगे बढ़कर युवराज सुंदर देव को राजा कंचन देव से ले लिया। भगवान करे युवराज हमेशा सुख वैभव में पले और दीर्घायु हो, कहकर उन्होंने गाल पर प्यार भरा एक चुंबन अंकित कर दिया। कपिल वर्मन की इस हरकत पर आसपास मौजूद सभी राजा महाराजा खुसर फुसर करने लगे। निसंतान राजा कपिल वर्मन को राजा कंचन देव ने क्यों बुलाया? ऐसे मांगलिक समारोह में ऐसे राजा का क्या काम? कपिल वर्मन युवराज को इस प्रकार प्यार कर रहा है जैसे इससे पहले कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाया हो। इसने पहले भी कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाया हो। कहीं यह युवराज सुंदर देव को नज़र न लगा दे। ओह, ये लोग तो मुझे बहुत ही उपेक्षित नज़रों से देख रहे हैं। क्या निसंतान होना सचमुच इतना बड़ा अपराध है? मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। यहाँ मेरा बहुत अपमान हो चुका है। राजा कंचन देव, हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ आकर हमें इतना अपमानित होना पड़ेगा। यदि मैं इतना ही अमंगलकारी था तो मुझे निमंत्रण ही क्यों दिया गया? राजन, मुझे दुख है कि यहाँ उपस्थित राजाओं ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मैं इन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। राजा कंचन देव, इतने अपमान के बाद अब हमें यहाँ एक भी क्षण नहीं रुका जाएगा। भगवान युवराज सुंदर देव को सदा सुखी रखें। इतना कहकर राजा कपिल वर्मन वहाँ से तेजी से बाहर निकल गए। राजा कपिल वर्मन के जाने के पश्चात वहाँ कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर आप सब लोगों को राजा कपिल वर्मन का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। आप सबकी तरह वे भी हमारे अतिथि थे। इधर जब राजा कपिल वर्मन अपना रथ दौड़ाते हुए कपिल नगर अपने महल में पहुंचा। महाराज, क्या बात है, आप कंचन प्रदेश से इतना शीघ्र क्यों लौट आए? महारानी, इस समय हमें परेशान है, कृपया करके हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ देर आराम करना चाहते हैं। महारानी ने राजा कपिल वर्मन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कक्ष से बाहर चली गई। महारानी के जाने के पश्चात आज राजा कंचन देव यहाँ उपस्थित राजाओं ने हमें यह एहसास दिला दिया कि हम निसंतान होने के कारण कितने अशुभ हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो लोगों के सामने हम तभी नज़रें उठा सकेंगे जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न हो। लेकिन क्या यह संभव हो सकता है? मुझे शीघ्र ही राज ज्योतिषी को बुलाकर इसके बारे में सलाह करनी चाहिए। और राजा कपिल वर्मन ने तुरंत ही राज ज्योतिषी भैरवानंद को बुलवा भेजा। राज ज्योतिषी भैरवानंद जी, आप अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा ज्ञात करके बताइए कि हमारे भाग्य में संतान का सुख है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। अपनी पत्रिका में राजा कपिल वर्मन की संतान रेखा देखने के बाद, महाराज क्षमा करें, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ओ। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर राजा कपिल वर्मन चिंता में डूब गया। यह अपार सुख व ऐश्वर्य मेरे किस काम का? मेरे बाद इस राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा? मेरे बाद तो मेरे वंश का पूर्णतया नाश हो जाएगा। और इस तरह राजा कपिल वर्मन ने अपने निसंतान होने के दुख में ही डूबे रहने लगे। राजकार्य देखने में भी उनकी रुचि कम हो गई। महारानी रत्नावली उनकी हालत देखकर अत्यंत दुखी थी। महाराज, आजकल आपको यह क्या हो गया है? आजकल आपको यह क्या हो गया? आपको जो भी दुख है मुझे बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप अपना दुख मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? महारानी, तुम्हें व्यर्थ ही शंका हो रही है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम पूर्णतया स्वस्थ हैं। तभी महाराज की जय हो। महामंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही क्षण बाद महामंत्री विजय देव उनके समक्ष उपस्थित थे। महाराज, आपको राज दरबार में आए हुए आज 5 दिन हो गए। आपके बिना राज दरबार सुना सुना सा लगता है। समस्त दरबारियों से अनुरोध किया है कि आज आप दरबार में अवश्य पधारें।
महामंत्री जी, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए हम आज भी राज दरबार में उपस्थित न हो सकेंगे। हमारी ओर से आज आप समस्त दरबारियों से क्षमा मांग लें, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कहकर महामंत्री विजय देव वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद, यह क्या महाराज, अभी अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, फिर आपने महामंत्री से झूठ क्यों बोला? महामंत्री, तुम हमारी व्यथा नहीं जान सकती और हम तुम्हें समझा भी नहीं सकते। कहकर कपिल वर्मन व्यग्रता से उठकर कक्ष में टहलने लगे। कपिल वर्मन की हालत देखकर महारानी रत्नावली से रहा न गया। महारानी, महाराज, आपने आज तक मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाई है, फिर आज यह पर्दा क्यों? आपको हमारी कसम है महारानी, महाराज, आपको जो भी दुख है हमें बताइए। ओ रत्नावली, तुमने हमें अपनी कसम देकर ठीक नहीं किया। राज ज्योतिषी भैरवानंद ने भविष्यवाणी की है कि हमारे यहाँ कभी संतान उत्पन्न नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारे बाद हमारा कोई नाम लेवा व वंश को चलाने वाला नहीं रहेगा। बस यही चिंता हमें खाई जा रही है। निसंतान होने की वजह से ही हमें राजा कंचन देव के यहाँ भी अपमान सहना पड़ा। महारानी, संतान न होने के कारण हमें सभी हे दृष्टि से देखते हैं। ओह, तो महाराज के दुखी होने का यही कारण है। फिर महारानी रत्नावली कपिल वर्मन को सत्तावना देती हुई बोली, आप इतने निराश क्यों होते हैं महाराज? ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा, वह अवश्य ही हमें संतान देगा। महारानी, तुम हमें तपते रेगिस्तान में पानी दिखा रही हो, झूठी तसल्ली देकर हमें बहलाना व्यर्थ है। हम जानते हैं कि अब हमारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। तभी कपिल वर्मन उदास से सैया पर लेट गए और असमंजस में घिरी रत्नावली अपने कक्ष में लौट आई। मुझे इस संबंध में धर्मगुरु गोपालाचार्य से विचार विमर्श करना चाहिए, वह मुझे जरूर कोई राह बताएंगे। यह निर्णय ले महारानी गोपालाचार्य के पास आ पहुंची। आओ महारानी, आज आपने कैसे कष्ट किया? गुरुजी, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ। संतान न होने के कारण महाराज निराश हो गए हैं और जीवन का मोह छोड़ बैठे हैं। आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? महारानी की बात सुनकर धर्मगुरु सोच में डूब कर, लेकिन कुछ देर बाद, महाराज, संतान होना न होना ईश्वर पर निर्भर है, फिर भी महाराज की अवस्था को देखते हुए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बताइए गुरुजी, जल्दी बताइए। तब धर्मगुरु गोपालाचार्य ने महारानी रत्नावली को एक योजना बताई। ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगी। तो जाओ और कुछ दिन बाद महाराज को यह शुभ सूचना दो। धर्मगुरु को प्रणाम कर महारानी वहाँ से चली गई। और कुछ दिन बाद, महाराज आइए, उठिए, यह समय इस तरह से गुमसुम पड़े रहने का नहीं, उठिए और जश्न खुशियाँ मनाइए। क्या कह रही हूँ महारानी, किस बात की खुशियाँ मनाएं हम? महाराज, बात ही ऐसी, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। महारानी, क्यों पहाड़ियाँ बुझा रही हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। महाराज, बात यह है कि आप शीघ्र ही पिता बनने वाले हैं। क्या सच? ओह महारानी, तुमने तो हमें सारी दुनिया की खुशी एकाएक ही दे डाली। जिस चीज़ के लिए हम अब तक तरस रहे थे, वह चीज़ अब हमें मिलने वाली है। यह समाचार सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आज हमसे जो भी तुम मांगोगे हम सहर्ष तुम्हें देंगे। एक बार फिर सोच लिए महाराज, तुम्हें जो मांगना है महारानी, संकोच मांगो, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। सुनिए महाराज, जब तक संतान उत्पन्न हो तब तक मैं एकांतवास में रहना चाहती हूँ। तुम्हारी यह कैसी विचित्र इच्छा है महारानी? यह मैं आपको नहीं बता सकती हूँ महाराज, मैंने आपको अपनी इच्छा बता दी। अब यह आपके हाथ में है कि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं। ऐसी बात नहीं है महारानी, तुमने हमें जो खबर सुनाई उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तुम 9 माह के लिए गुंजन पर्वत पर बने गुंजन महल में रहने जा सकती हो। ओ महाराज, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी यह इच्छा पूरी करके मुझे सब कुछ दे दिया। अब मैं आपकी आभारी हूँ। महारानी, तुम्हारी यह इच्छा हम अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी कर रहे हैं। हम ही जानते हैं कि अभी छो हम किस प्रकार सहन करेंगे। महारानी कपिल वर्मन के दिल की दशा को भली भांति समझ रही थी, अतः दिल करा करके बोले, मैं कल ही अपनी दास सुरंगमा को साथ लेकर गुंजन महल में रहने के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हें गुंजन महल पहुंचाने का प्रबंध करवा देंगे। उस शाम को सारे कपिल नगर में महारानी की गर्भवती होने के का समाचार विद्युत वेग से फैल गया। भगवान, तू बड़ा दयालु है, तूने हमारे महाराज की पुकार सुन ली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि महारानी सारा प्रसव काल गुंजन महल के एकांत में क्यों गुजारना चाहती है। यह बात तो मुझे भी बड़ी विचित्र सी लगती है। दूसरे दिन प्रातः ही महारानी रत्नावली अपनी दासी सुरंगमा के साथ पहाड़ी पर स्थित गुंजन महल में चली गई। महारानी जी,
एक बात मेरी समझ में नहीं, आप गर्भवती होते ही इस एकांत महल में क्यों चली आई हैं? सुनंगमा, ऐसे भाग्य कहाँ कि मेरे कोख में संतान उत्पन्न हो। यह आप क्या कह रही हैं महारानी जी? आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रही हूँ। तुम्हें वायदा करना होगा कि उस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखोगी। जब आप मुझे अपने स्वस्थ रहने में शामिल कर ही नहीं तो कृपा करके अपनी सारी योजना मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। मैं इसी महल में रहूँगी, उधर कपिल नगर के लोग और महाराज यही समझेंगे कि यहाँ गुंजन महल में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। ठीक, तो ये इस पूरे फ़ॉन्ट में इसके बारे में बात हो रही है, नवजात शिशु के बारे में बात हो रही है, और ये दासी को अपने उस नवजात शिशु को लेकर एक बड़ी खतरनाक योजना महारानी के मन में बनी रही होती है। महारानी जी ने तो बड़ी खतरनाक योजना बनाई है। महारानी रत्नावली और सुनंगमा को गुंजन महल में रहते रहते समय बीता गया, और बहुत समय बाद। तो गाइस, अभी के लिए स्टोरी में इतनी ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप कहेंगे तो अपलोड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।